Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nuin and today we are going to study about nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसा कि आपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा, हमने अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके के बारे में पढ़ा और हमने कहा ये खुद ब खुद ये जो डिकेज हैं ये ऑटोमेटिकली होती रहती हैं विद इन द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। और अल्फा डिके के नतीजे में अल्फा रेडिएशन इमिट होती थी, बीटा डिके के नतीजे में बीटा रेडिएशन इमिट होती थी और गैमा डिके के नतीजे में गैमा रेडिएशन इमिट होती थी। और ये सारा आपने पढ़ा था। वाइल स्टडिंग द रेडियो एक्टिविटी वी हैव सीन दैट एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द रेडियम 226 से आपने देखा था एंड रेडॉन 222 से। इन दो आपके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से आपने देखा था कि अल्फा डिके होती थी। एंड दिस न्यूक्लियर चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी रेडियम 88 जो है वो एटॉमिक नंबर है रेडियम का, 226 रेडियम से रेडॉन में कन्वर्जन होती थी और बाय इमिटिंग द अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल या अल्फा डिके के बाद 2He4 अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली द हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका अल्फा है। और ये जब इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी आती थी रेडियम की, तो फिर वो रेडॉन बन जाता था। तो ये आपने अल्फा डिके के बारे में पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक में भी हमने देखा। सच एन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ न्यूक्लियर रिएक्शन, इस तरह की इक्वेशन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अबव मेंशन न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, यानी ये ऑटोमेटिकली, ये वो न्यूक्लियर रिएक्शन है जो आप नहीं कराते, ये ऑटोमेटिकली कैरी ऑन हो जाते हैं, क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है अगर रेडियम है तो वो ऑटोमेटिकली रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय इमिटिंग द अल्फा पार्टिकल। इसी तरह स्ट्रोंशियम जो है वो बीटा सोर्स होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो बीटा डिके कर देगा। तो जो भी जो आपके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर हैं वो ऑटोमेटिकली अल्फा बीटा और गैमा डिके करते रहते हैं। ठीक है, ये वो रिएक्शंस हैं जो आप नहीं करा रहे, कि ऑटोमेटिकली उन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में हो रहा है। होएवर इट वाज रदरफोर्ड हु फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन दैट बिसाइड्स नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस कैन आल्सो अकर, यानी ये रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल भी दिया था और उसके साथ उसने ये बताया कि ना सिर्फ आपके नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके होते रहते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के अंदर, बल्कि दूसरे न्यूक्लियर रिएक्शंस भी उन नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके के साथ साथ, उन रिएक्शंस के साथ साथ दूसरे न्यूक्लियर रिएक्शंस भी न्यूक्लियस के अंदर होते रहते हैं। जैसे कि अ पार्टिकल एक्स इज बम्बार्डेड ऑन एनी न्यूक्लियस capital X and this process yield a nucleus Y and a light object Y small y as given, यानी ये वो न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल के तौर पे उन्होंने आपको दिखाया है कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्मॉल एक्स जो है आप उसको बम्बार्ड कराते हैं, कोई पार्टिकल है स्मॉल एक्स और उसको आप बम्बार्ड कराते हैं यानी क्लाइड कराते हैं किसी कैपिटल एक्स न्यूक्लियस के साथ, तो फिर वो आपके पास उस प्रोसेस के नतीजे में आपके पास एक कैपिटल वाई डॉटर न्यूक्लियस आएगा। आपके पास कैपिटल एक्स जो है ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, जबकि कैपिटल वाई जो है वो आपका डॉटर न्यूक्लियस है। और जब कोई पार्टिकल, और एक्स स्मॉल एक्स जो है ये आपको किसी पार्टिकल के बारे में बता रहा है और ये स्मॉल वाई भी किसी पार्टिकल के बारे में शो कर रहा है, यानी ये जो एक्स और वाई हैं ये आपके लाइट पार्टिकल्स को शो करते हैं ना। ठीक है, तो ये आपके पार्टिकल्स हैं दोनों। तो ये देखा गया कि जब आप किसी पार्टिकल एक्स को पेरेंट न्यूक्लियस के साथ बम्बार्ड कराते हैं कैपिटल एक्स के साथ, तो उसके नतीजे में जो रिएक्शन होता है वो आपका कैपिटल वाई यानी डॉटर न्यूक्लियस इमिट होता है और उसके साथ कोई स्मॉल लाइट पार्टिकल या लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो उसके साथ इमिट होता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो है इसके बारे में रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑन द न्यूक्लियर रिएक्शन इन 1918। सबसे पहले रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1918 में। एंड ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन नाइट्रोजन, उसने क्या किया, नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई। और ये देखें, ये जब अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर जो है वो 14 होता है। दिस इज द एटॉमिक नंबर Z ऑफ द नाइट्रोजन एंड द मास नंबर 14। उसके ऊपर आपने क्या, ये आपका जो हीलियम न्यूक्लियस है दिस इज बेसिकली योर अल्फा पार्टिकल। जब आप अल्फा पार्टिकल जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर फॉल कराते हैं तो आपने देखा कि इसके नतीजे में आपके एटॉमिक नंबर में जो है वो आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है ना। इक्वेशन बैलेंस का मतलब है कि अब आपके पास क्या बना, ऑक्सीजन का
अनदर आइसोटोप बना, वरना तो ऑक्सीजन का जो कॉमनली हम स्टेबल आइसोटोप यूज़ करते हैं वो 8O16 वाला करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 8O17 वाला आइसोटोप आपका जो है वो ऑक्सीजन का बन रहा है, जो कि एक अनस्टेबल आइसोटोप है ऑफ ऑक्सीजन। प्लस इसके साथ जो है क्या इमिट हो रहा है, एक प्रोटॉन यानी प्रोटियम, फर्स्ट आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन जो है वो साथ उसके इमिट हो रहा है। तो जब आप हीलियम पार्टिकल, उसने देखा कि जब बम्बार्ड कराते, ये बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने 1918 में, कि अल्फा पार्टिकल को जब आप बम्बार्ड कराते हैं, कोलाइड कराते हैं नाइट्रोजन 7 और 14 के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन बन जाता है, यानी पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस, ऑक्सीजन 8O17 वाला आइसोटोप, ठीक है। 16 वाला जो है वो इसका स्टेबल आइसोटोप होता है ना, तो ये दूसरा आइसोटोप ऑक्सीजन का बन रहा है। एंड प्लस इसके साथ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं कि एक प्रोटियम या एक प्रोटॉन जो है वो फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन वो इमिट हो रहा है, ठीक है। तो एक लाइटर पार्टिकल साथ इमिट हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इंडिकेटेड दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल एंटर्स द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन देन एन एक्साइटेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ऑक्सीजन का जो 8O17 वाला आइसोटोप है एंड अ प्रोटॉन, ये जो है वो इसके नतीजे में प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिंस द एक्सपेरिमेंट ऑफ द रदरफोर्ड इन्यूमरेबल न्यूक्लियर रिएक्शंस हैव बीन ऑब्जर्व्ड, और चूंकि मैंने जैसे कि आपको कहा कि ऑक्सीजन भी आगे से फर्दर, ये जो आइसोटोप ऑक्सीजन को उसने प्रोड्यूस किया ये अनस्टेबल है, तो ये फर्दर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस और भी बहुत सारे इसके बाद होंगे, क्योंकि आगे से ऑक्सीजन भी रिएक्ट करेगा और मजीद न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा। फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस टू टेक प्लेस द फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशंस इज अ मस्ट। कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना, न्यूक्लियर रिएक्शंस अगर आप कराना चाहते हैं, कहीं पे होना चाहे आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस का जो है वो फुलफिल होना बहुत ज़रूरी होता है। यही वाला रिएक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपका नाइट्रोजन है 7 और 14, जो कि एक आपका स्टेबल नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है, उसके ऊपर आपने जो है वो हीलियम पार्टिकल जो कि रेडियो एक्टिव है, वो जो अल्फा पार्टिकल है आपका, उसको जब आप इस नाइट्रोजन के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं या बम्बार्ड कराते हैं या कोलाइड कराते हैं, तो इस नाइट्रोजन में से अनस्टेबल ऑक्सीजन का आइसोटोप 8O17 और उसके साथ एक प्रोटॉन जो है फर्स्ट आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन जो है वो इमिट होता है। तो यही वाला रिएक्शन वो आपको बता रहे हैं जो रदरफोर्ड ने किया था इन 1918, और फिर उसने देखा कि फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑटोमेटिकली इसके साथ हुए। अब कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स मस्ट रिमेन द सेम, बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन दे बी क्रिएटेड, यानी इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं उसके, यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर आप चेक करते हैं दोनों तरफ जो रिएक्शन के, वो बैलेंस होना चाहिए। आपकी इक्वेशन आप कैसे बैलेंस करते हैं, आप उनके एटॉमिक नंबर को बैलेंस करते हैं और उनके मास नंबर को बैलेंस करते हैं। अब एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं, और जो मास नंबर है वो सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके सेम रहने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, यानी आपकी इक्वेशन को मुकम्मल बैलेंस होना चाहिए। अब ये देखें इस रिएक्शन में जो कि अभी हमने परफॉर्म कराया है, आप देखें इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिफोर रिएक्शन कितने थे, 7 + 2, ठीक है, यानी आपके पास कितने हैं 7 + 2 9 बिफोर रिएक्शन, और आफ्टर रिएक्शन जब आप देख रहे हैं तो इस वक्त नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं बार बार आपको बता रही हूँ किनको कहते हैं, एटॉमिक नंबर को। तो बिफोर रिएक्शन जो है वो आपके पास 7 + 2 9 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, एंड आफ्टर रिएक्शन भी उसके पास 8 + 1 9 ही आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आफ्टर रिएक्शन भी थे। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का क्या तरीका होता है कि जो आपका मास नंबर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी जो है वो आपका एटॉमिक नंबर होता है, और वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कहते हैं, ठीक है, वो सेम होते। जी जो है वो एटॉमिक नंबर है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो मास नंबर है आपका वो सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होता है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ से अगर आपने न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो यू शुड यूज़ द फार्मूला A - P, यानी अगर आप उसके मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर को माइनस कर दें तो आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाते। अब यहाँ पे दोनों का मास नंबर अगर आप टोटल करें बिफोर द रिएक्शन 14 + 4 इसका मास नंबर था, दैट इज 18 में से अगर आप इसके 7 + 2 जो इसके प्रोटॉन नंबर हैं 9, यानी कि तो 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या हो गए आपके न्यूट्रॉन नंबर बिफोर द रिएक्शन, तो 9 हो जाएंगे, यानी बिफोर रिएक्शन आपके पास 14, यानी आपका जो मास नंबर है, आपका मास नंबर बिफोर रिएक्शन है 14 + 4 विच इज़ 18,
और उसमें से प्रोटॉन नंबर 7+2 जो बिफोर द रिएक्शन है, प्रोटॉन कितने हैं 9, तो न्यूट्रॉन नंबर बिफोर द रिएक्शन जो है वो 9 है आपके पास। इसी तरह आफ्टर द रिएक्शन भी आप चेक कर सकते हैं, 17+1 आपके टोटल जो है वो मास नंबर है ए, आफ्टर द रिएक्शन 17+1 मास नंबर कितना है आपका 18, और इस मास नंबर में से अगर आप प्रोटॉन नंबर को माइनस कर दें तो आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आप निकाल सकते हैं। सो मास नंबर 18 हो गया, तो इसमें से ये न्यू आपके प्रोटॉन नंबर क्या है 8+1 9, सो 18 माइनस 9, सो दिस इज 9 आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को देखना था कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कांस्टेंट रहने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, और उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। और न्यूट्रॉन नंबर निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप उसके पहले सम ऑफ द मास नंबर करके उसमें से जो सम ऑफ प्रोटॉन नंबर है उसे माइनस कर देंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे। इसी तरह आफ्टर द रिएक्शन भी आप उसका मास नंबर का सम करके जो आपके पास टोटल मास नंबर आएगा उसमें से उसके प्रोटॉन नंबर का सम करके उसको माइनस कर देंगे तो वो आपके पास उसका न्यूट्रॉन नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये शुरू में भी 9 था और अब भी आपका आफ्टर द रिएक्शन भी न्यूट्रॉन नंबर 9, प्रोटॉन नंबर भी कांस्टेंट है और न्यूट्रॉन नंबर भी कांस्टेंट है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन आपने इस तरह इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। सो अ न्यूक्लियर रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स किनको कह रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको जो आउटपुट में मिलते हैं वो आपके प्रोडक्ट्स हैं। यानी ये जो साइड है दोनों अल्फा पार्टिकल और नाइट्रोजन, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, और इन रिएक्टेंट्स के नतीजे में जो आपको मिल रहे हैं ऑक्सीजन और प्रोटॉन मिल रहा है वो आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट टोटल एनर्जी की उनका एनर्जी भी बैलेंस होनी चाहिए दोनों तरफ की। टोटल एनर्जी हमेशा जो है वो इंक्लूडिंग द टोटल एनर्जी, रिएक्टेंट्स की जो टोटल एनर्जी है जिसमें उसकी रेस्ट मास एनर्जी भी शामिल होगी, वो टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी दोनों तरफ की एनर्जी भी बैलेंस होनी चाहिए। फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन वी अगेन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ द रदरफोर्ड इन्वॉल्विंग द नाइट्रोजन एंड हीलियम। यानी हम इनकी दोबारा यही वाली एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसके लिए हमने उसके प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को देखा कि वो बैलेंस हो रहे, इसी की हम एनर्जी की भी बात करते हैं। इन दिस रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज, अब अगर आप मास ऑफ द रिएक्टेंट्स की बात करें, हम पूरा उसका एटॉमिक मास यूनिट में जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में ये मास नंबर गिवन है, नाइट्रोजन का मास नंबर आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट मास ले रहे हैं। ये वैसे तो इसका हम मास नंबर ए जो है वो 14 है ना, राउंड ऑफ करके लेते हैं, लेकिन अगर आप इसका एग्जैक्ट मास नंबर लें बाय यूजिंग द पीरियोडिक टेबल तो नाइट्रोजन का जो मास है वो 14.0031 यू मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। यू किसको कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को। और इसकी रिलेशन मैंने आपको दिखाई थी, हमने इसकी रिलेशन पढ़ी हुई है यू की, कि किलोग्राम के साथ भी इसकी रिलेशन है और एनर्जी के साथ भी इसकी रिलेशन होती है। उसके बाद हमारे पास मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल का एग्जैक्ट मास, वैसे तो हम राउंड ऑफ करके 4 ले लेते हैं ना इसका मास नंबर, लेकिन एग्जैक्ट ये आपको पीरियोडिक टेबल में ये भी गिवन है 4.0026 एटॉमिक मास यूनिट। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स है ना, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स अगर आप निकालें इन दोनों को सम करें सो इज दिस शुड बी 18.0057 एटॉमिक मास यूनिट। ये टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स है। इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स भी आप निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट्स कौन से आपके जो उसके नतीजे में आए हैं वो क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है प्रोटॉन। ठीक है, इन दोनों का अब इनका भी एग्जैक्ट मास अगर आप देखें तो अपने पीरियोडिक टेबल में तो 8O17 जो है इसका जो एग्जैक्ट मास है वो 17 तो हमने राउंड ऑफ करके लिया था ना, इसका एग्जैक्ट मास है 16.9991 एटॉमिक मास यूनिट। और जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये हमने राउंड ऑफ करके इधर मास नंबर 1 लिया हुआ है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1.0078 यू यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एग्जैक्ट अब इनका टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स भी जिस तरह आपने टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स निकाला इस तरह आप टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन निकाल सकते हैं, विच इज 18.00, इन दोनों को सम अप करके 18.0069 एटॉमिक मास यूनिट। ये इन दोनों का मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स भी हमने निकाल लिया। अब आपको पता है जब हम मास ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स निकालें तो फिर हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। ये हमने पहले भी किया हुआ है जब हमने सिंगल पार्टिकल की बात की थी और वहां से आपने उसका मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी निकाला था। अब ये हम रिएक्शन की मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, सो दिस शोज दैट द टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन, अब यहाँ पे मास डिफेक्ट आप देख सकते हैं,
रिएक्टेंट्स का मास है 18.0057 एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। और ये जो है प्रोडक्ट का मास आप देख सकते हैं 18.0069 एटॉमिक मास यूनिट, एग्जैक्ट मास की जो हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। और आप देख सकते हैं कि आपके पास आफ्टर द रिएक्शन मास ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर आ रहा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट्स का मास ग्रेटर आ रहा है और यहाँ से मास डिफेक्ट आता है। सो दिस विल क्रिएट द मास डिफेक्ट। अब अगर आप इसका मास डिफेक्ट निकालें, मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे कि आप ग्रेटर मास में से स्मॉलर मास को माइनस कर दें। सो डेल्टा एम आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एम का मतलब है जो मास डिफेक्ट अगर आप इसका निकालना चाहते हैं, सो मास डिफेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन डेल्टा एम जो है दैट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो मास ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो मास ऑफ प्रोडक्ट में से मास ऑफ रिएक्टेंट्स को अगर आप माइनस कर दें, यानी कि यहाँ पे डेल्टा एम अगर आप निकालना चाहते हैं, इस रिएक्शन का मास डिफेक्ट निकालना चाहते हैं, तो मास ऑफ प्रोडक्ट चूंकि ग्रेटर है क्या है 18.0069 एटॉमिक मास यूनिट में से माइनस कर देंगे आप 18.0057 एटॉमिक मास यूनिट। और जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से आपके पास इसका मास डिफेक्ट आ जाएगा और ये जो मास डिफेक्ट है ये आ जाएगा 0.0012, ये फ़र्क आ जाएगा इन दोनों के मैसेज का 0.0012 एटॉमिक मास यूनिट। दिस इज़ द मास डिफेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का ये जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन है, जैसे आप एक सिंगल पार्टिकल के लिए करते थे, इसी तरह आप एक न्यूक्लियर रिएक्शन का भी मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द मास डिफेक्ट डेल्टा एम ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमने निकाला। ठीक है, अब आपके पास मास डिफेक्ट, आपको पता है एटॉमिक मास यूनिट का जो रिलेशन है। अब हम अगर आपको याद हो तो जब मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था कि अगर आपको मास डिफेक्ट हो तो आप आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो डेल्टा ई इसको कहते थे, कि आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती थी। और यहाँ से आप मास डिफेक्ट अगर किलोग्राम में होता था तो फिर हम उसको लेके और सी स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके तो हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी पहले जो है वो जूल में आती थी और फिर उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते थे। ये एक लॉन्ग प्रोसीजर था जो हम करते थे। इसके अलावा मैंने आपको वहाँ पे जब मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक पढ़ा था तो एक छोटा प्रोसीजर भी बताया था, एक शॉर्ट प्रोसीजर। वो शॉर्ट प्रोसीजर क्या था कि ये एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यूज़ ली है ना हमने, तो जब एटॉमिक मास यूनिट का एक रिलेशन आपने पढ़ा था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलेशन कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। जब आप एटॉमिक मास यूनिट में मास डिफेक्ट निकालते हैं फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर आप इजीली ये रिलेशन यूज़ करके ये देखें मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। नो यू कैन कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। ये आपका मास डिफेक्ट है 0.0012 और मैं ये जो एटॉमिक मास यूनिट इसके साथ आ रहा है इसकी ये वैल्यू पुट कर देती हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे सो यू कैन गेट, ये देखें ये टर्म, तो आपके पास आ जाएगा 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मास डिफेक्ट। सिंपली आप ये रिलेशन यूज़ करके 1 एटॉमिक मास यूनिट की, और यहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट की। जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी वैल्यू को। सो यू कैन गेट 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो वहाँ आपने उसका मास डिफेक्ट निकाला और उसके बाद उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर ली इस पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन की। हैंस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एन एडिशनल मास ऑफ 0.0012 एटॉमिक मास यूनिट इज added into the reactants, or the minimum kinetic energy of the alpha particle is 1.13 mega electron volt such as obtained from the polonium 84-218। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो मास डिफेक्ट आपका आता है इसका मतलब है कि ये मास का फ़र्क है इन दोनों का, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स और मास ऑफ द प्रोडक्ट्स का फ़र्क ये है इसका। और कौन सा कम था, मास ऑफ द रिएक्टेंट कम है ना आपका प्रोडक्ट के मुकाबले में,
इतना मैस अगर आप रिएक्टेंट्स में ऐड कर दें, जो उनकी कमी है वो जो उसको अगर आप पूरा कर दें मैस ऑफ द रिएक्टेंट में, उसको ऐड कर दें रिएक्टेंट्स के अंदर, या फिर या तो इतनी कमी उसकी पूरी कर दें मैस ऑफ द रिएक्टेंट में, या फिर उसकी जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये जो हमने निकाली है इसकी बाइंडिंग एनर्जी, वो अल्फा पार्टिकल जो कि हम बम्बार्ड करा रहे हैं पेरेंट न्यूक्लियस के साथ, उस अल्फा पार्टिकल की, यानी अल्फा पार्टिकल हम बम्बार्ड करा रहे थे ना नाइट्रोजन के साथ, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है बेसिकली ये अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट है ना न्यूक्लियर नाइट्रोजन के साथ, तो अल्फा पार्टिकल के पास या तो फिर कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए जो कि हमने कैलकुलेट किया बाइंडिंग एनर्जी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों में से जब तक हम ये कंडीशंस, हमने कंडीशंस की बात की थी ना कि आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो कैसे पॉसिबल है, ये दो कंडीशंस हैं। आप या तो उसको पहले तो आप इक्वेशन बैलेंस करते हैं, इक्वेशन बैलेंस करके उसके बाद आप क्या करते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन आप उसको इक्वेट कराते हैं कि वो इक्वल होने चाहिए। उसके बाद आप उसका मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं उनके ओरिजिनल मैसेस कंसीडर करके, ठीक है। और हमने देखा कि प्रोडक्ट का मैस जो है वो ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स मैस। आप उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास मैस डिफेक्ट आ जाएगा। और ये जो कमी है मैस की, ये किस में है कमी, रिएक्टेंट्स में कमी है। तो रिएक्टेंट के मैस में अगर आप इस कमी को पूरा कर दें जो इसकी आ रही है, या फिर एक ये कंडीशन कि या तो आप रिएक्टेंट्स के मैस में इतना ऐड कर दें, एडिशनल मैस इज एडिड, ठीक है, इनटू द रिएक्टेंट्स, या फिर जो उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ये जो आपने निकाली है बाइंडिंग एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, वो कम से कम इतनी होनी चाहिए जो कि आपने कैलकुलेट किया 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि जब वो स्ट्राइक करे जाके नाइट्रोजन के साथ तो उसमें कोई भी कमी ना रहे, ठीक है, उनकी एनर्जी बैलेंस रहे, मैस भी बैलेंस रहे और मैस डिफेक्ट भी ना हो और एनर्जी भी दोनों तरफ बैलेंस रहे, जैसा एज ऑब्टेन फ्रॉम द पोलोनियम, जैसा कि आपको पोलोनियम से जो है वो हासिल होती है। सो इतनी एनर्जी आपको जो है वो कम से कम होनी चाहिए। सो द एनर्जी ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज ग्रेटर देन द 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और वहाँ पर पोलोनियम के केस में वो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनके पास कितनी एनर्जी होती है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इस एनर्जी से जो हमें हमारी बाइंडिंग एनर्जी आई है जो हमने कैलकुलेट की है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस एनर्जी से काफ़ी बड़ी एनर्जी होती है। हैड दीज अल्फा पार्टिकल्स बीन obtained from a source that give out alpha particles whose energy was less than 1.13 mega electron volt, then this reaction would not have taken place। अगर हमारे पास इस तरह के अल्फा पार्टिकल जो है सोर्स से आए जिनकी एनर्जी इस 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारी एट लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी है, अगर इससे कम वैल्यू आपके पास आएगी तो फिर वो रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकेगा। सो आपका ये कोशिश होनी चाहिए, या आप जैसे अल्फा पार्टिकल्स ले रहे हैं पोलोनियम से अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके पास जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफ़ी बड़ी है। सो फ्रॉम द कंडीशंस, ये हमने सारी कंडीशंस बता दी कि मैस डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी भी नहीं होनी चाहिए, यानी बाइंडिंग एनर्जी उसकी एनर्जी भी बैलेंस होनी चाहिए, फर्क नहीं आना चाहिए एनर्जी में, और उसके लिए आपकी अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी होनी चाहिए कम से कम, और उसके बाद मैस डिफेक्ट भी दोनों तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी आपके वो जो फ़र्क है उसको आप ऐड कर सकते हैं, आप उस मैस डिफेक्ट को ही ना होने, क्योंकि मैस डिफेक्ट होता है तो बाइंडिंग एनर्जी आती है ना, तो या तो आप शुरू में ही मैस डिफेक्ट खत्म कर दें, जितने मैस की कमी है आपके रिएक्टेंट्स में उस कमी को आप पूरा कर दें, उसको ऐड कर दें आप रिएक्टेंट्स में 0.0012 को, तो वो होगा ही नहीं। जब मैस डिफेक्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एनर्जी भी नहीं इनबैलेंस होगी, वो भी बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो और अगर आप यहाँ नहीं करते, मैस डिफेक्ट को नहीं कंट्रोल करते, तो फिर आप एनर्जी में ये देखें कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो है वो इतनी हो जो तकरीबन कम से कम 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी हो। सो फ्रॉम द कंडीशन डिस्क्राइब्ड अबव वी कैन टेल वेदर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। और इस कंडीशन से, ये जो रदरफोर्ड ने किया था एक्सपेरिमेंट, इससे हम ये बता सकते हैं कि क्या कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जिनके पास इतनी एनर्जी, जिन अल्फा पार्टिकल्स की इससे ज़्यादा एनर्जी होगी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, सिर्फ वही रिएक्शन पॉसिबल है, दूसरे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट इट कैन टेक प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आल्सो। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी पॉसिबल है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला था न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में कि रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है।
यानी वी नो दैट ऑक्सीजन जो है 8O17 इज obtained by the interaction of nitrogen 7 and 14 with an alpha particle of the appropriate energy if the accelerate protons with the help of the machine like cyclotron machine एक होती है, अगर आप उसको एक्सेलरेट करा के उसको यूज़ करें वहाँ पे, तो आप इस रिवर्स एंड इंक्रीज देयर वेलोसिटी एंड देन बम्बार्ड दिस हाई वेलोसिटी प्रोटॉन्स ऑन ऑक्सीजन, यानी हम इन प्रोटॉन्स को अगर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करा दें कोई साइक्लोट्रॉन मशीन इस्तेमाल करके। ये साइक्लोट्रॉन मशीन एक खास मशीन होती है जिसमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स को इंक्रीज कराया जाता है। अब उसमें अगर आप हाइड्रोजन रख दें और या प्रोटॉन रख दें, और हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है, तो उसमें आप उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं कि वो जो हाई जो स्पीड के साथ या हाई वेलोसिटी के साथ इंक्रीज वेलोसिटी के साथ ये जो प्रोटॉन्स हैं जब ये स्ट्राइक करेंगे इस ऑक्सीजन के आइसोटोप से 8O17 के साथ, तो फिर ये रिवर्स रिएक्शन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपको नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल जो है ये भी प्रोड्यूस करा के दे सकते हैं। सो ये बैकवर्ड रिएक्शन है रदरफोर्ड का। एक रदरफोर्ड का ये जो मेन रिएक्शन है वो नाइट्रोजन प्लस, यानी अल्फा पार्टिकल जब नाइट्रोजन पे फॉल कराते थे तो ऑक्सीजन और प्रोटॉन निकलता था, ऑक्सीजन का सेकंड आइसोटोप। अगर आप कह रहे हैं कि अगर कोई साइक्लोट्रॉन मशीन में प्रोटॉन की स्पीड या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा के उसे बम्बार्ड कराएं ऑक्सीजन के सेकंड आइसोटोप से 8O17 के साथ, तो फिर आप उससे बैकवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल है, रिवर्स रिएक्शन भी करा सकते हैं। यानी आप प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन और आपको हीलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल जो है वो भी इमिट होगा, यानी ये रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल है अंडर सर्टेन कंडीशंस। So by bombarding different elements with alpha particles, protons and neutrons, many nuclear reactions have been produced. इस तरह से आप बहुत सारे nuclear reactions possible हैं इसके अंदर। So now we describe one such a nuclear reaction with the help of which James Chadwick discovered neutron in 1932. James Chadwick ने जो है वो 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन है जो हम आपको जब कह रहे हैं कि हम आपको बताते हैं, विच इज़ व्हेन बेरिलियम वाज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स out of polonium, then as a result of nuclear reaction carbon 6C12 वाला and a neutron were obtained. This reaction is shown below. ये देखें, उन्होंने कहा कि अगर आप अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करा दें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है और जो उसका मास नंबर है वो 9 होता है। सो अल्फा पार्टिकल को अगर आप बम्बार्ड कराते हैं बेरिलियम के साथ, और ये अल्फा पार्टिकल आपको कहाँ से मिला है, ये अल्फा पार्टिकल जो है ये आपको पोलोनियम सोर्स से मिला है, ठीक है। 84-210 जो है पोलोनियम आपका, उससे आप ये अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं, और ये अल्फा पार्टिकल जब आप स्ट्राइक कराते हैं, बम्बार्ड कराते हैं बेरिलियम के साथ, तो इनसे आपको एक कार्बन यानी C612 वाला, यानी ये आपका स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन है जो कि नॉर्मल आइसोटोप होता है कार्बन का, और साथ एक न्यूट्रॉन 0N1, 0 जो है वो इसका, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई चार्ज नहीं होता, सो इसका चार्ज जो है Z वो 0 होता है एटॉमिक नंबर, और जो इसका मास नंबर है वो आप देख रहे हैं कि वो 1 है। सो दिस इज़ न्यूट्रॉन। ये डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी न्यूट्रॉन की, और ये इस न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए से हुई थी कि आपका पोलोनियम से निकला हुआ जो अल्फा पार्टिकल है जब वो बेरिलियम के साथ स्ट्राइक करता है तो उसके रिएक्टेंट के तौर पे, तो ये रिएक्टेंट्स हैं आपके, उन रिएक्टेंट्स से जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं उसमें आपको कार्बन का स्टेबल आइसोटोप C612 वाला और साथ एक न्यूट्रॉन पार्टिकल 0N1 जो है वो इमिट होता है एज न्यूट्रॉन कैरी। और इस न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में। एज न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज देयरफॉर इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये ना कहीं से डिफ्लेक्ट हो सकता था, ना पॉजिटिव की तरफ जाता था, ना नेगेटिव, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल था, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई। इलेक्ट्रॉन को तो डिस्कवर कर लिया ना जे थॉमसन ने, वो तो ईजिली, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, और आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में भी रख के डिफ्लेक्ट करा सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेशली रख के आप देखते हैं कि वो किस तरफ डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो न्यूट्रॉन पे चूंकि कोई चार्ज नहीं है तो उसकी वजह, उसका मसला बहुत बड़ा ये था कि उस पर चार्ज कोई नहीं है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी बहुत मुश्किल थी। सो एनी हाउ when neutrons were passed through a block of paraffin, ठीक है, एक पैराफिन के ब्लॉक से जब न्यूट्रॉन को पास कराया गया, यानी जब ये देखेंगे आप, ये पोलोनियम सोर्स है जिसकी हम बात करें, उससे अल्फा पार्टिकल निकले, ये अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक किए हैं बेरिलियम के साथ, बेरिलियम से उसने क्या इमिट करा दिए हैं, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। ये न्यूट्रॉन पार्टिकल्स जब स्ट्राइक करेंगे जाके किसी पैराफिन के साथ, तो उस पैराफिन से जो है वो प्रोटॉन्स को इमिट करा देंगे। सो जब ये न्यूट्रॉन्स जब पास करेंगे किसी ब्लॉक ऑफ पैराफिन से, तो फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स जो हैं ये वर इजेक्टेड आउट एंड दीज वर इजिली आइडेंटिफाइड, और फिर उन प्रोटॉन्स को आप इजिली, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है 1H1,
ठीक है, तो इनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल थे, कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर। तो हमने कहा कि पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक करेंगे बेरिलियम के साथ, बेरिलियम से आपके पास न्यूट्रॉन आएंगे, न्यूट्रॉन जब जाके पैराफिन के साथ स्ट्राइक करेगा तो वहां से प्रोटॉन्स को आप इजेक्ट होता देख सकते हैं और वो उन्हें इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्योंकि उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इट मे बी रिमेंबर्ड दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप है ना, इज प्रेजेंट इन पैराफिन। पैराफिन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होती है, एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स एंड आर प्रोटॉन्स। और हमें पता है हाइड्रोजन एटम्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन का। सो द इमिशन ऑफ द प्रोटॉन इज द कंसिक्वेंस ऑफ द इलास्टिक अलायंस बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स की जो इमिशन है बेसिकली वो किसके नतीजे में हुई है, वो कंसिक्वेंस है इलास्टिक कलेयन। इलास्टिक कलेयन वो कलेयन होती है जिसमें कोई एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती, कंजर्व रहती है आपकी काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कलेयंस में। सो इलास्टिक कलेयंस हुई न्यूट्रॉन्स के दरमियान में और प्रोटॉन्स के दरमियान में, तो उसके नतीजे में आपको जो है वो प्रोटॉन्स की इमिशन नजर आई। सो दिस इंडिकेट्स दैट द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। इसका मतलब है न्यूट्रॉन ने अगर प्रोटॉन को निकाला है तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है प्रोटॉन के। It may be remembered that when an object of a certain mass collides with another object of equal mass at rest, then as a result of elastic collision, the moving object comes to rest and the stationary object begins to move with the velocity of the colliding object. ये वही केस है जो आपने अपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 में भी देखा होगा, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। हमने देखा था कि जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो होता यह है कि अगर दो चीज़ों के मास सेम है, जैसे कि हम कह रहे हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास सेम है, और न्यूट्रॉन ने जब प्रोटॉन को निकाला है, यानी तो हमने ये पढ़ा ये इलास्टिक कोलिजन है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में। न्यूट्रॉन स्ट्राइक की है जाके पैराफिन के साथ, पैराफिन के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं एक्सेस अमाउंट में और उसने प्रोटॉन्स को इमिट करा दिया, और न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन को इसलिए इमिट कराया, हम कह रहे हैं वो तकरीबन सेम मैस के हैं। और अगर हम इस बात को हमें याद होगा कि हम कहते थे कि अगर एक जैसे मैस की दो चीज़ें आपस में इलास्टिक कोलिजन करती हैं तो फिर एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव करती हुई आ रही है, यानी न्यूट्रॉन आपके मूव करते हुए आ रहे हैं, तो वो जब स्ट्राइक करेंगे प्रोटॉन्स के साथ तो वो अपनी सारी की सारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आगे पास ऑन कर देंगे, अपनी जो स्पीड है वो आगे पास ऑन कर देंगे प्रोटॉन्स को, और प्रोटॉन्स उनकी वेलोसिटी लेके आगे मूव करने लग जाएगा, और वो जो न्यूट्रॉन्स हैं जो वो आके रेस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस था, केस नंबर 1 था। वहाँ पे आपने देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स अगर इक्वल मैसेज के हों और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, अब प्रोटॉन्स शुरू में रेस्ट पे थे ना, और न्यूट्रॉन्स जाके स्ट्राइक कर रहे थे उन प्रोटॉन्स के साथ, तो फिर वो जो मैस जो चूंकि दोनों के मैसेज सेम है, तो वो ऑब्जेक्ट जो मूव करी है जब वो स्ट्राइक करती है दूसरे इक्वल मैस की ऑब्जेक्ट के साथ, जब उसके साथ इलास्टिकली कोलिजन करती है, तो फिर वो अपनी वेलोसिटी आगे पास ऑन कर देती है उन पार्टिकल्स को जो कि शुरू में रेस्ट पे होते हैं। फिर वो रेस्ट पार्टिकल्स उनकी इनिशियल पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटी लेके आगे मूव करने लग जाते हैं, और वो जो पहले इनकमिंग पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे आ जाते हैं। सो ये वही केस है आपका इलास्टिक कोलिजन का कि मूविंग पार्टिकल्स जो हैं वो रेस्ट पे आ जाएंगे, और जो रेस्ट वाले पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लग जाएंगे विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स बिकॉज दे हैव द इक्वल मैसेज। तो ये वो वाला केस है। सो द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन वाज ब्रॉट इन द रेवोल्यूशन इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एज द न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज सो दे कैन ईजिली एंटर द न्यूक्लियस। ये आसानी से न्यूक्लियस में एंटर हो जाते हैं क्योंकि इन पे कोई रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ऐसी कुछ नहीं लगती। तो फिर उनको उनकी डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने, एंड ये जो फिगर है ये शो करती है अरेंजमेंट ऑफ द चैडविक्स एक्सपेरिमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। और उसने इसी इलास्टिक कोलिजन के वो जो केस मैं आपको कह रही हूँ, जो हमने फर्स्ट केस देखा था कि दोनों के चूंकि इक्वल मैसेज हैं और एक मूव कर रहा है, एक शुरू में रेस्ट पे था, तो वो जो मूविंग पार्टिकल है वो आफ्टर कोलिजन वो रेस्ट पे आ गया, और जो रेस्ट वाला पार्टिकल था वो मूविंग पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करने लग गया। इस इलास्टिक कोलिजन के केस को कंसीडर करते हुए जेम्स चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और उसने बताया कि कोई इक्वल मैस के पार्टिकल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, और वो जब जाके इस पैराफिन के साथ स्ट्राइक करता है तो इसमें से प्रोटॉन्स को, जो कि उसके साथ इक्वल मैस का है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का उसने कहा मैस सेम है, उसने उसको इमिट करा दिया। ठीक है, और वो जो पार्टिकल्स जो पहले मूव कर रहे थे वो अब रेस्ट पे आ गए और सिर्फ प्रोटॉन्स मूव करेंगे इन द रिजल्ट ऑफ देयर इलास्टिक कोलिजन बिकॉज दे हैव द सेम मैसेज। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स जितने पॉइंट्स हमने अब पढ़े हैं आज न्यूक्लियर रिएक्शन के, आपने सब अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपको इसमें कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कहीं से कोई बात समझ में ना आ रही हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।
that's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel, or you can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.